अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उनके बारे में तहरीक इंसाफ का बड़ा एक ख़ास मौक़िफ़ रहा है, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक ने PTI के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले दिए, जो उनकी अदालत से या उनकी मातहत अदालतों से इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले आए, तहरीक इंसाफ के जो ख़िलाफ़ फ़ैसले आए, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। किस तरह से वो इमरान खान के केसेस को लटकाते रहे, किस तरह से उनका वाज़ेह बाइस दिखाई देता था, ये सब कुछ हमें माजी में नज़र आता रहा। लेकिन अगर अब उनके बारे में कहा जाए कि वो कुछ बदले बदले से सरकार दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब का रवैया या उनके फैसले या उनकी चीज़ें वो किस तरह से बदल गई हैं, और क्यों तहरीक इंसाफ को भी लगने लगा है कि वो थोड़ा सा जो है वो उनको भी उनसे रिलीफ मिल रहा है। ख़ास तौर पर पिछले 2-3 केसेस में हमने देखा, साइफर के मामले में उन्होंने बरियत दी। खैर, साइफर के मामले में तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, लेकिन ट्राइब्यूनल्स बनाने के मामले में इलेक्शन कमीशन का जो फैसला उन्होंने मुअत्तल किया और बहुत सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया, सख्त रिमार्क्स दिए और उसको जिस तरह से मुअत्तल किया। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने दोबारा से अपने जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनके वो काम करना शुरू कर दिए हैं। इसी तरह से आज लापता अफराद के केस में न सिर्फ इंट्रा कोर्ट अपीलें उन्होंने मुस्तरद की हैं, बल्कि बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। तो समझने की ज़रूरत है कि ये बेसिकली क्या हो रहा है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के जहन में क्या चल रहा है और वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो यह है कि आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया गया, जबकि कैसे मुमकिन है कि उनकी ख्वाहिश ना हो कि उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उनको एलिवेट कर दिया जाए, और इस वक्त यानी अगले अक्टूबर तक, जब तक के काजी फैसल साहब नहीं जाते, काजी फैसल साहब अगर जाते हैं उनकी जगह पर भी एक जज को अपॉइंट किया जाता है और वो जस्टिस आमिर फारूक होते हैं, तो वैसे उन्होंने 2031 में रिटायर होना है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो वो 2034-35 तक तकरीबन जो है वो चीफ जस्टिस रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जज रहेंगे और चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे, चीफ जस्टिस बनने की लिस्ट में भी आ जाएंगे। लेकिन अगर इसके बाद, अक्टूबर के बाद किसी वक्त उनको लाया जाता है, तो फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेंगे, बल्कि वो सिर्फ जज के तौर पर जा सकेंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यही मौका है जब वो तसव्वुर कर रहे हैं। अभी जाहिर है बनता तो उनका था कि उनको ले जाया जाता सुप्रीम कोर्ट, लेकिन नहीं, लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजेस ले आए हैं, सिंध हाई कोर्ट से 1 जज को ले आए हैं, आमिर फारूक साहब रह गए। अब कैसे मुमकिन है कि आमिर फारूक साहब ये ना सोच रहे हों कि मुझे क्यों लेकर नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में, मुझे क्यों एलिवेट नहीं किया गया, और कैसे मुमकिन है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उसको एनालाइज ना कर रहे हों। वो यकीनन उसको एनालाइज कर रहे होंगे कि उनके साथ क्या हुआ है, क्यों आमिर फारूक साहब को एलिवेट नहीं किया गया। तो जाहिर है इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो यह है कि इस्लामाबाद में उनका किरदार बड़ा ज़रूरी है। इस्लामाबाद में पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो किरदार अदा किया है, मसलन जब रिक्वायर्ड था कि नवाज शरीफ को सज़ाएँ हों, तो उस रोल को उन्होंने पूरा किया। जब रिक्वायर्ड था कि मरीम नवाज की बरियत हो जाए, तो उसमें उन्होंने किरदार अदा किया। जब रिक्वायर्ड था कि नवाज शरीफ की बरियत हो जाए, उसको उन्होंने अदालत में पेश हुए बगैर पहले नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत दी, बाद में जो है वो उनकी बरियत भी हो गई। फिर इमरान खान को 4-5 केसेस में जितने में भी सज़ा हुई है, चाहे वो तोशा खाना का हुमायूं दिलावर वाला केस हो, चाहे वो जज बशीर वाला केस हो, चाहे ये जो 190 मिलियन पाउंड हो या इद्दत का हो, ये सारे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की मातहत अदालतों से हुए हैं। यानी 5 के 5 जज आमिर फारूक साहब के लगाए हुए थे जिन्होंने सज़ा दी है। अभी हाल में ही जज अफजल मजोका ने जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद की है, वो भी इन्हीं के लगाए हुए थे, जस्टिस आमिर फारूक साहब के। तो एक तो आमिर फारूक साहब का किरदार शायद इतना अहम है या रहा है कि उनके बारे में समझा जाता है, हुकूमत को या सिस्टम को या स्टेट को लगता है कि आमिर फारूक साहब की इस्लामाबाद में बहुत ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं जिस तरीके से फैसले देता आ रहा हूँ, जिस तरह से निज़ाम को सपोर्ट करता चला आ रहा हूँ, जिस तरह से निज़ाम की हिमायत करता चला आ रहा हूँ, जिस तरह से निज़ाम की दरख्वास्त या ज़रूरत पर लब्बैक कहता चला आ रहा हूं, तो इसका तो मुझे उल्टा नुकसान हो रहा है। और बल्कि वो ये भी सोचते होंगे कि उधर लाहौर हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस जो हैं मलिक शहजाद, उनको सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया कि वो दर्द सर बने हुए थे हुकूमत के लिए। तो अगर कोई शख्स दर्द सर बन जाए तो उसको तो एलिवेट कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स निज़ाम को सपोर्ट कर रहा हो तो उस बेचारे को महरूम कर दिया जाता है। तो आमिर फारूक साहब क्यों नहीं सोच रहे होंगे कि भाई मुझे तो फिर उल्टा इसका नुकसान ही हो रहा है,
क्यों ना फिर मैं दूसरी तरफ का जो है वो रवैया इख्तियार करूं, और क्यों ना फिर मैं वो फैसले करूं जो मेरिट पर फैसले बनते हैं, जो मकबूल भी हैं, जो होने चाहिए। क्यों ना मैं फिर अपने कोर्ट के जो 6 जजेस हैं, 7 जजेस हैं, उनके साथ खड़ा हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ। क्यों ना मैं उनके मौक़िफ़ के साथ खड़ा हूं। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपना नुकसान भी करूं और हर फैसले पर आमीन भी कहूं। तो आमिर फारूक साहब जो है वो एक ऐसी नहज पर खड़े हैं जहां पर वो ये ज़रूर सोच रहे होंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो ये ना सोच रहे हों। अच्छा, अब वो जो है, यानी बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आमिर फारूक साहब को अब इदराक हुआ है इस बात का कि निज़ाम का हिस्सा बने रहने और निज़ाम की ज़रूरत बने रहे तो उनका उल्टा नुकसान ही होगा, उनका फ़ायदा नहीं होगा, और उनके बारे में समझा जाएगा कि ये तो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का महाज इन्होंने संभाला हुआ है, तो इनको सुप्रीम कोर्ट में ना ले जाया जाए। बल्कि अगर कोई जज जो है वो किसी हुकूमत के लिए मुश्किल का बायस बन जाए और फैसले ऐसे दे रहा हो जैसे कि मलिक शहजाद दे रहे थे, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है। तो आमिर फारूक साहब हो सकता है ये सोच रहे हों कि फिर मैं भी क्यों ना वो रास्ता इख्तियार कर लूँ जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इख्तियार किया था। ये नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया था, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी उन्होंने किया उसके नतीजे में ही उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया गया है। ये इसके अलावा कोई दूसरी राय नहीं है। उनको इसलिए सुप्रीम कोर्ट लाया गया है कि भाई ये लाहौर हाई कोर्ट जहां पर इतने इंपॉर्टेंट फैसले होने हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होनी हैं, वहां पर कोई जो है वो जज ऐसा हो जिसको अपनी मर्जी से मोल्ड किया जा सके। अब आप देखें ना कि इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी के संगीन नौयत के जो मुकदमात हैं वो दर्ज करने की मंजूरी जो कि पहले ही काबीना ने दी थी, अब वो आज इनिशिएट हो गया है। अब वहाँ पर आ गई हैं जस्टिस आलिया नीलम, पहले ही वो केस लग गया है, इसके खिलाफ एक दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई है कि संगीन नौयत के मुकदमात की मंजूरी जो दी है पंजाब की काबीना ने वो गैर कानूनी है। तो अब आप देखिए कि रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पर चीफ जस्टिस ऐसा चीफ जस्टिस आ गया लाहौर हाई कोर्ट में आ गई हैं जिनके साथ हुकूमत खुद को कंफर्टेबल समझेगी और मसाइल को हल करेगी। तो ये आमिर फारूक साहब इस वक्त जो मुमकिन तौर पर उनके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी वो ये हो सकती हैं। अच्छा, अब आप देखें कि एक और मसला भी है। आमिर फारूक साहब से तहरीक इंसाफ और कई जो पार्टीज़ हैं उनके शिकवे भी हैं, और वो इनके ख़िलाफ़ आने वाले वक्त में अगर सिस्टम बदलता है, जो है वो कोई और हुकूमत आ जाती है, तो आमिर फारूक के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का रेफरेंस भी आ सकता है। आप देखिए कि अभी जो टेरियान वाइट केस में जो फैसला लिखा है वो फैसला चार्जशीट है पूरी आमिर फारूक के खिलाफ, और उसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस भी लाया जा सकता है। आमिर फारूक साहब कटहरे में भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो जाते हैं तो फिर उन पर ये जो है वो हट जाएगा। उसकी वजह यह है कि फैसला मौजूद है कि अगर कोई शख्स एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आता है तो वो एक फ्रेश तकर्री होती है, माजी का जो बैगेज है वो उसका हट जाता है और वो उसका जवाबदेह नहीं रहता, और जो माजी में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी फ्रेश तकर्री होगी। तो आमिर फारूक ज़रूर चाहेंगे कि माजी में जो फैसले उन्होंने दिए हैं, बहुत से कमज़ोर फैसले भी दिए हैं। टेरियान वाइट वाला जो उन्होंने हरकत की थी कि जिसमें फ़ैसला महफूज होकर 2 जजेस ने लिख दिया और आमिर फारूक साहब ने बेंच तहरील कर दिया। क्योंकि टेरियान वाइट केस में इमरान खान को सज़ा देना बड़ा ज़रूरी था और सिस्टम की ज़रूरत थी, तो आमिर फारूक उनके लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, कानून देखा, ना रवायत देखी, ना आइन देखा, ना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो नॉर्म्स को देखा, और उन्होंने बेंच ही तहलील कर दिया। फिर बाद में 1 साल के बाद वो दोबारा लगाया गया तो पता चला कि 3 रुकनी बेंच ने न सिर्फ उड़ाया बल्कि उसको कहा कि ये तो डिसाइड हो चुका है, और फिर इस 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला लिखा है वो आमिर फारूक के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट है। तो आमिर फारूक चाहेंगे कि इस तरह की जो माजी का पूरा बैगेज है वो यहीं छोड़ दें और सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, लेकिन उनको अगर सुप्रीम कोर्ट ना बुलाया गया तो यहाँ पर भी उनकी तलवार लटकती रहेगी। वैसे भी इंसान जो है वो थोड़ा अपनी हद तक महसूस करता है कि बाकी लोगों को उठाकर, उनके जूनियर जो हैं उनको उठाकर सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा रहा है, लेकिन आमिर फारूक को जिन्होंने इतनी सर्विस की है सिस्टम की, उनको क्या रिवार्ड मिला कि उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट भी नहीं किया जा रहा। आप देखें, अगर आज वो सुप्रीम कोर्ट में अभी 3 जजेस आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का पूरा हो गया है नंबर, अगर इन 3 में से एक आमिर फारूक भी होते तो वो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आमिर फारूक साहब इस पर रंजीदा होंगे, और अभी भी उनके पास वक्त है अक्टूबर तक का कि अगर अक्टूबर में काजी फाइसा की एक्सटेंशन नहीं होती और वो मौजूद रहते हैं और वो चले जाते हैं तो उनकी जगह पर ये आमिर फारूक आ जाते हैं, तो वो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे।
तो ये जो है वो उनके साथ तो हो रहा है। अच्छा, अब आप देखें कि जैसा कि मैंने आपको हवाला भी दिया था शुरू में आमिर फारूक साहब के हालिया फैसलों के हवाले से, एक तो उन्होंने यानी पिछले 15 दिन में ये दूसरा फैसला है जो हुकूमत के लिए बहुत चौंका देने वाला है, हुकूमत के लिए बहुत हैरान कुन है, और जाहिर है हुकूमत की मर्जी के मुताबिक नहीं है। एक तो वो ट्राइब्यूनल्स वाला था, उसमें आमिर फारूक अकेले खड़े हो गए ट्राइब्यूनल्स के मामले में। हालांकि वो माजी में जिस तरह से उनका रवैया रहा है वो सपोर्ट कर सकते थे सिस्टम को, वो कोई रास्ता निकाल सकते थे, वो टाल सकते थे। यानी आमिर फारूक साहब ने कोई फैसला नहीं भी देना होता तो उसको टालते रहते हैं, टाल मटोल कर देते हैं ताकि हुकूमत अपना जो है वो काम कर गुजरे। तो ये कर सकते थे आमिर फारूक साहब कि ट्राइब्यूनल्स के मामले में जो इलेक्शन कमीशन ने नए ट्राइब्यूनल्स बना दिए थे, लेकिन आमिर फारूक ने ना सिर्फ उस ट्राइब्यूनल्स को उड़ा दिया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया, और फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के जो ट्राइब्यूनल से उसको बहाल कर दिया, उसने अपना काम भी शुरू कर दिया, नोटिस भी हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला था इलेक्शन कमीशन, और जाहिर है सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि पूरी स्टेट हुकूमत सब मिलकर चाहते थे कि ये ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएं, और इसके लिए एक उल्टा सीधा सा ऑर्डिनेंस भी लेकर आया गया था। अब इस पर आमिर फारूक साहब के आपको रिमार्क्स याद होंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या ज़रूरत थी रातों रात ये ऑर्डिनेंस लाने की, और क्या शिकायत है, तौहीन अदालत, क्यों ना अंजुम वकील को तौहीन अदालत की जाए। तो उस पर खूब आमिर फारूक साहब गरजे बरसे थे, और अंजुम वकील को भी उन्होंने सख्त सुनाई थी और कहा था कि कैसे चार्जशीट कर सकते हो, क्या होता है नेपोटिज्म का उर्दू तर्जुमा, बताओ कि क्या इसका जवाब है। तो ये सारा कुछ आपको याद होगा जो आमिर फारूक साहब ने किया था। दूसरा लापता अफराद का केस था। लापता अफराद के केस में क्या हुआ आप जानते हैं कि बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं। मुदस्सिर नारो और कई दीगर 4-5 और भी दीगर अफराद हैं, उनकी गुमशुदगी या लापता होने से मुतल्लिक ये केस है। आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इसकी समाअत की। ईमान मजारी इसमें वकील के तौर पर पेश हुई। तो आज चीफ जस्टिस ने कहा कि जी एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब कोई खुशखबरी है लापता अफराद से मुतल्लिक, लापता अफराद आ गए हैं। तो उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं जी, लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो आमिर फारूक साहब ने उस पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया। और आपको पता है लापता अफराद का जो मामला है ये डायरेक्ट जो है वो सिक्योरिटी इदारों के साथ मुतल्लिका होता है, और आमिर फारूक साहब का इस मामले पर गरजना बरसना एक उनकी तरफ से वाज़ेह पैगाम है। फिर उन्होंने कहा कि कई साल गुजर गए, कई साल गुजर गए, कहाँ हैं लापता अफराद। आमिर फारूक ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हर बार आप आकर कहते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, कितना वक्त दें आपको, हर बार आप वक्त मांग कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि माजी में भी कई अटॉर्नी जनरल पेश हो चुके हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम क्या करें, फिर जो जुर्माना आयद हुआ है उसे डबल कर देते हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि फिर वज़ीर आज़म को बुला लें, क्या करें, फिर वज़ीर आज़म को बुलाएं। उन्होंने कहा कई साल से केस ज़ेर समाअत है, ना लापता अफराद बाजियाब हुए हैं, ना कोई पेशरफ्त हुई है। और इस पर जो है वो फिर उन्होंने जो इंट्रा कोर्ट अपील थी जुर्माने ख़त्म करने के हवाले से, उसको उन्होंने इन अपीलों को मुस्तरद कर दिया, और जुर्माने जो हैं वो जितने जुर्माने हुए थे वो सारे जुर्माने बहाल कर दिए गए हैं। तो ये आमिर फारूक साहब ने आज किया। और उसके अलावा आप जानते हैं एक और आमिर फारूक की अदालत में मामला लगा हुआ था, और वो था कि पैमरा ने जो रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाई थी कि जी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो उसमें भी आमिर फारूक ने जस्टिस आमिर फारूक ने काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए हैं, और उन्होंने कहा कि कोर्ट रिपोर्टर्स अपना अच्छा काम कर रहे हैं, और दुनिया बदल चुकी है, आप फिर वही माजी में स्टक हुए हैं, क्या गलत रिपोर्ट हुआ है, अगर कुछ गलत रिपोर्ट हुआ है तो बताएं किस वजह से ये आपने ऑर्डर निकाला। पैमरा से सवाल हुआ कि ऑर्डर निकालने की वजह क्या थी, क्या कोई गलत रिपोर्ट हुआ। जाहिर है कुछ गलत रिपोर्ट नहीं हुआ। वो जस्टिस जो क्यानी है, मोहसिन अख्तर क्यानी, उनकी अदालत में जो हुआ था, जो उन्होंने सिक्योरिटी इदारों के मुतालिक जो बातें की थी, या उन्होंने कहा था कि वो ज़ाती हैसियत में पेश हों, या उनका जवाब जो है वो उनसे लिखवा कर लाया जाए, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई थी, और ये पैमरा का ऑर्डर निकल आया था। तो उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा कि बताएं कुछ गलत रिपोर्ट हुआ था, उसका कोई जवाब नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के लिए भी परेशानी का बायस बन रही हैं कि आमिर फारूक को क्या हो गया, आमिर फारूक को क्या हुआ, ये सबको पता है। क्योंकि आमिर फारूक साहब के जहन में यकीनन ये होगा कि मैंने इतने इस सिस्टम की, इस हुकूमत की खदमत की, मुआवनत की, नून लीग को इक़्तिदार में लाने में काजी फ़ाइसा के साथ साथ आमिर फारूक का पूरा एक किरदार है। कहीं पर वो अटक जाते और कहते कि जाओ बे, नहीं तुम्हें बेल देता, हिफाजती बेल जब तक तुम पेश नहीं होगे। तो कई जगह पर वो मसाइल पैदा कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ बरियतें की, 2-2, 3-3 समातों में बरियतें की। आमिर फारूक साहब ने इतना सपोर्ट किया है, और उसके नतीजे में उन बेचारों को आप सुप्रीम कोर्ट में भी एलिवेट नहीं कर रहे, उनके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं,
तो आप सोचिए कि वो क्यों ना अपना जो है वो रंग दिखाएंगे। तो हुकूमत को नून लीग के लिए परेशानी है कि अगर आमिर फ़ारूक भी साथ छोड़ गए तो फिर उनका क्या बनेगा। तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल जो मैं समझता हूँ और जिस तरह से मैं इसको देख रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।